हेलो दोस्तों। आज है 31 मई 2023। 28 मई 2023 को प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। उम्मीद है कि अगर आपने दिया होगा तो पेपर अच्छा गया है। अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो तभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मेंस के सिलेबस में यूपीएससी के क्या है बेसिकली। ठीक है, तो उस चीज़ को हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रीलिम्स का पेपर अभी मतलब 28 मई 2023 को पेपर खत्म हो गई है। अभी जिनकी प्रीलिम्स के पेपर अच्छी गई है उनके लिए ये वीडियो है, या फिर नेक्स्ट ईयर जो भी मेंस के पेपर देंगे उनके लिए है, या जब भी फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए है। इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि यूपीएससी ने आपको क्या पढ़ने को बोला है, क्योंकि मैं यूपीएससी की सिलेबस पढ़ रहा हूँ। ठीक है, द मेन एग्जामिनेशन मतलब जो मेंस का एग्जामिनेशन है उनका इंटेंट क्या है। उनको इंटेंट ये है कि उस बच्चे के अंदर ये चीज जांच करना, मतलब उनके अंदर ढूंढना है क्या। और ऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट मतलब उनके अंदर कितनी मतलब बुद्धिमानी क्षमता है, और उनमें कितने डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हैं किसी टॉपिक को। ठीक है, rather देन मेरली रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी। ये प्रीलिम्स में ये एक बहुत चीज काम आती है ना। हमें जितना ज्यादा सोर्स हो सके उतना पढ़ना रिवाइज करना है ना। क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा ही होता है ना, करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा हमें नहीं पता, लेकिन मेंस में क्या है कि जो ओवरऑल चीजें चल रही है ना उनसे रिलेटेड मोस्टली आती है, तो डेप्थ ऑफ नॉलेज यहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये एक चीज कहना कि प्रीलिम्स में डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है ये अब गलत होगा, क्योंकि जैसा उन्होंने ऑप्शन कर दिया उस हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए भी लोगों को। ठीक है, अभी तो मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन जनरल स्टडीज, पेपर 2 टू पेपर 5। पेपर 1 क्या होता है, पेपर 1 ऐसे होता है वो जो अभी हम आगे देखें। पेपर 2 टू पेपर 5 ये हमारा जीएस के पेपर है ना। विच विल बी सच दैट मतलब ये ऐसा पेपर होगा कि एक वेल एजुकेटेड पर्सन इजिली आंसर कर सकता है विदाउट एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी। ठीक है, मतलब इनमें ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है उनको। मतलब अगर वो कोई पढ़ा लिखा अच्छा इंसान है, मतलब अच्छा इंसान इसने नहीं बोला, मतलब अच्छा लिखा पढ़ा इंसान, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है। हाँ, वेल एजुकेटेड अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। मतलब पढ़े लिखे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बस डिग्री होती है उनके पास। लेकिन एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ये पेपर लिखा जा सकता है उसके द्वारा। ठीक, द क्वेश्चन विल बी सच दैट टू टेस्ट कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करने पर करने के लिए एग्जाम हो रही है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, जो कि हैव रिलेवेंस फॉर कैरियर सिविल सर्विस। ठीक है, मतलब जिनकी है ना सिविल सर्विस के मतलब, क्योंकि सिविल सर्विस के एज ए कैरियर लोग ऑप्ट करते हैं ना जॉब। बहुत कम लोग एज ए जॉब ऑप्ट करते हैं कैरियर, तो इन इस कैरियर के थ्रू आउट कैरियर में है ना उनको है ना ये सारी चीजें काम आएंगे। जैसे सबसे पहला जो जीएस पेपर 1 है उसमें ज्योग्राफी टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपकी पोस्टिंग होती है, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी पोस्टिंग होती है यूपी में, तो यूपी में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, एज्यूम कर रहा हूँ कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रही है वो रूरल डिस्ट्रिक्ट है मोस्टली, है ना, मतलब मोस्टली रूरल डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ की आपको पता है कि वहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा खेती बाड़ी मिलेगी, है ना। खेती बाड़ी मिलेगी तो यहाँ पे आपको किसान ज्यादा मिलेंगे, है ना। किसान ज्यादा मिलेंगे तो यहाँ पे आपको किसान से रिलेटेड एक तो आपको एलुवियल सॉइल के बारे में पता है कि एलुवियल सॉइल होता क्या है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन की कमी होती है, मतलब फर्टिलाइजर इनमें चाहिए तो कैसा चाहिए। जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड वाली, है ना, तो उसके थ्रू इस एरिया में कैसे मदद की जा सकती है फार्मर्स को, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या फार्मर्स को यहाँ पे एमएसपी मिल सकती है क्या। मतलब जो ये चीज उगा रहे हैं, मतलब जो चीज ये उगा रहे हैं वो एमएसपी 22 क्रॉप्स प्लस शुगर के, है ना, 22 क्रॉप्स प्लस शुगर केन वाले इसमें वो चीज, मतलब जो भी उगा रहे हैं वो इस वाले कैटेगरी में बिलोंग कर रही है कि अगर बिलोंग करी तो एमएसपी को कैसे दिलाया जा सकता है, ये चीज उनको हेल्प की जा सकती है। तो जितना ज्यादा उनको मालूम होगा मतलब उतनी अच्छी से हेल्प कर सकते हैं वो। मतलब मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो चीज काम आती है। ठीक है, और बाकी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या है कि मतलब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे मतलब लोगों का बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई वार पिछले कोई रिवॉल्ट हुआ है क्या, यहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या है। मतलब यहाँ पे लोगों का जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे बरदौली है ना,
बरदौली, ये शायद, हाँ, ये गुजरात में है। तो बरदौली सत्याग्रह, ये चीज हुई थी 1928 में ना। तो यहाँ पे इसको लीड किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो अभी यहाँ पे जिसकी पोस्टिंग होती है, तो यहाँ पे पता है कि लोगों का है ना, इस प्रोटेस्ट से ना काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे यहाँ पे लोग। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुई थी, ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। ये तो इसकी, और इस प्रोटेस्ट की वजह मतलब, और यहाँ पे मतलब, जैसे ये प्रोटेस्ट हुई थी, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट में मतलब आउटपुट क्या आया था, मतलब इनमें इनकी जीत हुई थी या नहीं हुई थी, या फिर जो ब्रिटिशर थे वो इस प्रोटेस्ट को बुरी तरह से दबा दिए थे, या वल्लभ भाई ने इस प्रोटेस्ट को जो लीड किया था, गांधी जी के गांधी जी के बोलने के मतलब बाद इन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया था इन्होंने। तो इसमें मतलब आउटकम क्या हुआ, फिर लोगों का फिर इससे क्या इंस्पायर होते हैं लोग, ये अगर ऐसा कुछ होता है फिर तो लोग ऑब्वियसली है कि हमें राइट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये चीज, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाली हमें फंडामेंटल राइट दी हुई है। तो अभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पीसफुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं लोग। तो लोग को एक तो फंडामेंटल राइट है, प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसको सपोर्ट करता है कि इस एरिया में अगर कुछ गलत होगा तो हम आवाज जरूर उठाएंगे। तो उसके अगर अगर उनको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है, तो फिर वो सेक्शन 144 यहाँ पे इम्पोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ तो मतलब पता होना चाहिए, मतलब कि मतलब लोगों का माइंडसेट क्या है, यहाँ पे कुछ बिगाड़ आ सकता है, या बिगाड़ आएगा तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो इसलिए थोड़ी बहुत हर एक चीज के बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो हमने तो सिलेबस एक्सप्लेन करने का सोचा था, लेकिन डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस जब अंडरस्टैंड करने है तो अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या काम आ सकता है। The questions are likely to test the candidate basic understanding of all relevant issues, मतलब जो भी मतलब जो सब्जेक्ट जो गिवन सिलेबस में है ना, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है ना, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और उनकी एनालाइजिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि यूपीएससी बहुत ज्यादा ही एनालाइज करने की कोशिश कर रही है। सी सेट का पेपर आपने देखा होगा, है ना, सी सेट का पेपर, मतलब बच्चे रो रहे हैं बेसिकली। मैथ्स का पेपर इतना लेंदी है, वो 80 क्वेश्चन तो देते हैं वो, लेकिन वो पेपर ऐसा देते हैं, मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग लगभग 50 क्वेश्चन है। रिज्यूम कर, मैंने काउंट नहीं किया इस बार कितने थे। 50 क्वेश्चन, उस 50 क्वेश्चन में मतलब कोई 25-30 क्वेश्चन ना कर पाए, मतलब उस मतलब 2 घंटे में। और सी सेट की क्वालिफाइंग के मिनिमम क्वेश्चन है 27, और इसने तो बनाएंगे तो इसमें 2-3 तो गलत होंगे प्रेशर में, मतलब जो एग्जामिनेशन का। तो 27, अगर 30 क्वेश्चन सॉल्व भी किए, 3 क्वेश्चन गलत भी हो गया, तो वो नेगेटिव मार्किंग लेके जाएगा, तो फिर वो ऑटो मतलब ये है। तो पता नहीं वो इतना टफ पेपर उनको शायद मतलब मेरा कोई दोस्त बोल रहा था उनको रामानुजन चाहिए यूपीएससी में सी सेट का पेपर क्लियर करने के लिए। तो ठीक है, को एनालाइजिंग एनालाइजिंग एबिलिटी चाहिए, या रामानुजन चाहिए, या पता नहीं क्या चाहिए, लेकिन जो भी चाहिए उनको सब कुछ फाड़ो फाड़ो चाहिए। मतलब ऐसे वैसे उनको बंदे नहीं चाहिए, उनको ऐसे भी चाहिए कि रट्टा मार दम मस्त हो, जो समझे पूरा परफेक्ट, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विस चाहिए उनको। ढूंढना पड़ेगा किसी के लिए वो एग्जाम दे रहे हैं ऐसा। और तुक्का मार प्रीलिम्स भी हो गया, जिनको नहीं आता वो तुक्का मारेंगे, जिनके तुक्के सही लेके वो मेंस लिख रहे हैं। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन लक का तो बहुत ज्यादा फैक्टर आ गया, ठीक है। टेक अ व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, मतलब सोशियो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं ना, तो उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। जैसे हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जैसे है ना, जैसे एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे है ना, मतलब एक है ना, मतलब एक लैंड है जो गवर्नमेंट की बिलोंग करती है, गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, लेकिन है ना यहाँ पे एक है ना विडो है, मतलब एक 60-70 साल की एक बूढ़ी औरत यहाँ पे रहती है, ठीक है, 60-70 साल की। वो यहाँ पे रहती है, उसका कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके यहाँ पे घर है जो उसके मतलब उन्होंने अपने मतलब कमाई से यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने जो घर बनाया हुआ है वो गवर्नमेंट की जमीन पे है। अब सिविल सर्वेंट इस घर को तोड़ने जब आएंगे, मतलब पूरे बल बल के साथ, तो अभी क्या देखेंगे कि यहाँ पे एक 60-70 साल की एक लेडीज है ना, और वो बूढ़ी है। अगर ये घर तोड़ देंगे तो फिर वो जाएगी कहाँ। और ऊपर से वो सिविल सर्वेंट है, तो उनको सरकार की बात भी समझनी है, मतलब काम करनी है, और इस बूढ़ी औरत का भला भी करना है।
तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, इस 60-70 को वर्ष की औरत को, या तो वो, अगर पॉसिबल हुआ तो नेशनल रूरल नेशनल रूल एक ये स्कीम है ना, नेशनल रूरल नेशनल, एक तो लाइवलीहुड मिशन वाली नहीं, अरे वो स्कीम है ना एक, जिसमें घर बनाते हैं, नेशनल हाउसिंग मिशन करके है, नेशनल रूरल हाउसिंग मिशन, जिस ग्रामीण सड़क, नहीं, अरे मतलब याद नहीं आ रहा मुझे स्कीम का नाम एग्जैक्टली। तो जिसमें घर बनाने का है, तो वो स्कीम के थ्रू अगर सपोर्ट कर सकते हो तो वो करेंगे। अगर उससे भी पॉसिबिलिटीज नहीं है इनसे प्रॉब्लम, क्योंकि अगर, क्योंकि उसमें उस वाले फंड से पूरी घर नहीं बन सकती, अगर बनेगी भी तो फिर जमीन कहाँ पे बनाएंगे। एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इनको एक है ना विद्या आश्रम में रख दिया जाए, जहाँ पे इनकी अच्छी तरह से केयर हो सके। तो इनके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि घर तो तोड़ना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जमीन पे बना हुआ है, और ये सिविल सर्वेंट है, तो इनको सरकार की बात माननी ही है। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सरकार एक्शन लेगी। अगर अगर मानते हैं तो फिर बूढ़ी औरत का फिर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए फिर मतलब है ना, हमें है ना जो लोअर मतलब पीपल है ना, मतलब इन द सेंस जो बैकवर्ड पीपल हैं, और जो डिपेंडेंट पीपल है, उनकी ज्यादा केयर करनी है। जैसे हमें हमें सिविल सर्विस के सिलेबस में भी ये चीज है आगे, चाइल्ड के लिए हमें ज्यादा ख्याल रखना है, वुमेन का हमें ज्यादा केयर करना है, ओल्ड एज का ज्यादा केयर करना है, एससीज माइनॉरिटीज, इनके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देनी है। प्लस अभी जो माइनॉरिटी सेक्सुअल ग्रुप है, एलजीबीटी, ठीक है, LGBTQI+, इनके ऊपर भी ध्यान देना है, कि जो जो नेग्लेक्टेड ग्रुप है, मतलब जिनकी वो लगता है कि जिनके साथ गलत हो सकता है, जिनके साथ गलत हो रहा है, तो उनके हमें ज्यादा फोकस करते हुए ये चीज काम करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स, द कैंडिडेट मस्ट गिव रिलेवेंट मीनिंगफुल एंड ससिंक्ट आंसर। मतलब इन्होंने सीधा एक लाइन में कह दिया कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेवेंट है, और जो पूछा गया है और जो लिख रहे हो आप उसमें मीनिंगफुल हो, मतलब जो पूछा गया है जो लिख रहे हो दोनों मैच करनी चाहिए, और उसका कुछ मतलब बने इस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। और टू द पॉइंट आंसर लिखना है, इधर उधर घुमाना नहीं है। सेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ, सेट क्लियरली, है ना, द स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 6 and 7 फॉर द एग्जामिनेशन। मतलब इन्होंने सिंपली कहा है कि अगर पेपर 6 और 7 जो है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और ऑप्शनल कोई एक ही हो सकता है आपका, पहले दो होते थे, पेपर 6 के लिए अलग पेपर, लेकिन दोनों का सिंगल सिलेबस, मतलब सिंगल सब्जेक्ट होता है। और अगर आप ऑनर्स से के कोई टॉपिक चूज कर रहे हो ऑनर्स करने के लिए, तो उसमें है ना आपका जो सिलेबस होगा ना, वो बैचलर्स के लेवल से ज्यादा होगा, लेकिन मास्टर्स से लेवल डिग्री से कम का होगा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और लॉ से आप अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, तो वो बैचलर्स के डिग्री लेवल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग पेपर हमें है ना दो होती है, एक होती है इंग्लिश, एक होती है लैंग्वेज पेपर, ठीक है। The aim of the paper is to test candidates' ability to read and understand serious discursive prose, ठीक है। तो इंडियन लैंग्वेज में है ना वो क्या ढूंढना चाहते हैं, हम्म, हाँ, ठीक है, एंड इंग्लिश। तो उसमें कंटेंट सिलेबस क्या होगा उस लैंग्वेज में, एक होगा ये इंग्लिश का सिलेबस, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, मतलब एक पैसेज दिया होगा, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंड करके लिखना होगा, ठीक है। मतलब कॉम्प्रिहेंशन करके उसमें ऑप्शन चूज करनी होंगी, या फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करना होगा कि इससे आप क्या समझते रहता। फिर प्रिसाइज राइटिंग करनी है, जो टॉपिक दिया है उससे यूजेस एंड वोकेबलिटी, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगी शायद उसमें, और ऑप्शन दिया होगा कि ये होगा या ये होगा, वो आपको चूज, फिर शॉर्ट एसेज लिखनी होगी, कोई टॉपिक गिवन होगा उस पर एसेज लिखनी होगी, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज में भी सेम है, यहाँ तक सिलेबस सेम है, लेकिन इसमें ना एक आपकी जो लोकल लैंग्वेज है ना, मतलब जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है इंडियन लैंग्वेज, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश का उसमें, उसका इंग्लिश में,
तो इंग्लिश का इंडियन लैंग्वेज में और वाइस वर्सा दोनों ही करनी होगी आपको बस। और ये है ना, ये पेपर दोनों पेपर है ना क्वालिफाइंग होते हैं, जिसमें आपको 33% मार्क्स लानी है कम से कम। अगर ये मार्क्स लाते हो तभी आपका बाकी पेपर चेक होगा, अगर नहीं लाते हो तो ये भी आपके बाकी पेपर भी गए। ठीक है, जैसे सी सेट में होता है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे देखो ये कुछ क्या कहना चाह रहे हैं। द पेपर्स ऑन इंडियन लैंग्वेज इन इंग्लिश विल बी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश के पेपर जो होती है वो मैट्रिकुलेशन लेवल की होती है, ठीक है। और उसके या फिर इसके इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पे होगी, ठीक है। और क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो हम मैंने ऑलरेडी बता दी, मार्क्स ऑप्शन। और ये इसके ना मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपकी, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना मेंस की जो GS 1 to लेके GS 4 प्लस ऐसे इसका पेपर प्लस ऑप्शन के जब मार्क्स ऐड होते हैं तो उसमें ये लैंग्वेज पेपर और इंग्लिश का पेपर ऐड नहीं होता। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसे सी सेट का है, ठीक है। द कैंडिडेट विल हैव टू आंसर द इंग्लिश एंड लैंग्वेज पेपर इन इंग्लिश एंड रिस्पेक्टिव इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ पे ट्रांसलेशन यूज होती है इंडियन लैंग्वेज पेपर में, वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश यूज करनी है। बाकी आपको इंडियन लैंग्वेज के पेपर को इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज पेपर में यूज करनी है, और इंग्लिश को इंग्लिश में, ठीक है। पेपर 1, ऐसे ऐसे में वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। ऐसे का उनका इंटेंट क्या है, कैंडिडेट्स मतलब जो एग्जाम लिख रहे हैं उनसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वो एसेज लिखे मल्टीपल टॉपिक्स पे, क्योंकि एक होता है सेक्शन ए सेक्शन बी, है ना, सेक्शन ए सेक्शन बी, तो चार ऑप्शन दोनों में गिवन होती है। तो वहां से आपको एक एक एसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, मतलब जो एसे पूछा गया है उसी से रिलेवेंट आप लिखिए। और भटके नहीं, अगर भटकेंगे तो नंबर कटेंगे, सीधी बात। और उनको ऐसे अरेंज करें कि आइडियाज को अच्छे से अरेंज करें, ऑर्डर में रखें। और टू राइट प्रिसाइजली, मतलब जो कहा गया है वही लिखें, मतलब ऐसे इसके टॉपिक के रिलेशन में लिखें। क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इन्होंने सिंपली मतलब डायरेक्टली कह दिया है कि मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अच्छे से आंसर लिखेंगे और जो कहा गया है वही लिखेंगे, तो फिर आपको नंबर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। और इनोवेशन के भी नंबर मिलते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। टॉपर्स के जब प्रीवियस ईयर के देखोगे ना आप उनके एसएस के पेपर, तो वो इनोवेशन कुछ कुछ नया करते रहते हैं, तो आप उनके पेपर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 2, जनरल स्टडीज 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। हिस्ट्री, हिस्ट्री में बहुत सारी हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ठीक है। ये ज्योग्राफी हो गया, ये सोसाइटी हो गया। तो अभी अच्छे से देखते हैं। ये है हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। आर्ट एंड कल्चर में क्या गिवन है देखते हैं। इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, के डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स होंगे, ठीक है। लिटरेचर के होंगे और आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब जितने भी अभी मतलब एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक जितने भी है ना आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर और आर्किटेक्चर है, ये सब आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में कवर्ड है। तो ये आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ तक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 से 1750 कहाँ से स्टार्ट होती है, लगभग लगभग एज्यूम करें तो बैटल ऑफ प्लासी से, है ना। बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुई है ये चीज, जो कि 1757 में हुई थी, है ना। तो वहां से लेके अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, पर्सनालिटीज के भी क्वेश्चन आते हैं ना, और इश्यूज जो भी रिलेटेड हैं अभी मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से लेकर अभी तक। द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, important contributors या contributions from different parts of the country, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई थी ना उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, है ना। गांधी नीरा, मॉडरेट इरा, एक्सट्रीमिज्म इरा, और बहुत सारे इरा है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को समझना है, फिर उनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को समझना है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जो आई है उससे हमें मतलब क्या क्या डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है उसको समझना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये वाला टॉपिक।
पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन मतलब कैसे हमारा देश मतलब प्रिंसली स्टेट और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन मतलब जो हमारे प्रिंसली स्टेट है ना, प्रिंसली स्टेट और बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रिटिश ऑक्युपाइड स्टेट थे, पोर्तुगीज वाले थे, और जो और भी जो थे है ना, फ्रेंच वाले थे है ना, तो सभी को है ना एक साथ लाना, क्योंकि फिर तो अगर इंडिया कॉन्सोलिडेट नहीं होता फिर तो हमारे मतलब बल्कनाइजेशन हो जाती है हमारी कंट्री की। तो वो काम किया था फिर, लेकिन लास्ट में जाके तीन स्टेट ऐसी थी जिनके में कुछ कुछ एक्शन लेना पड़ा था। एक जूनागढ़ है, एक हैदराबाद है, एक जम्मू एंड कश्मीर है। तो जूनागढ़ में तो प्लेबिसाइड हुई थी, ठीक है, यहाँ पे प्लेबिसाइड से काम हुआ था, प्लेबिसाइड के थ्रू मतलब इंडिया से जोड़ा गया था। हैदराबाद में पुलिस एक्शन ली गई थी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में वो ए, मतलब एक्सेशन का साइन हुआ था जब पाकिस्तान के फोर्स ने मिलिट्री मतलब ट्राइबल्स के ड्रेस में जब अटैक मतलब जम्मू एंड कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश की थी। तब फिर जम्मू कश्मीर ने इंडिया से हेल्प मांगी थी, तो इंडिया ने हेल्प करने से पहले ये बोला था कि जब आप मेरा पार्ट बनोगे तभी हेल्प करूंगा, क्योंकि अभी तो आप एक्सटर्नल टेरिटरी हो ना, तो मैं आपकी हेल्प क्यों करूँ, मतलब हेल्प करूंगा जब आप मेरे पार्ट बनोगे। तो उन्होंने फिर एसेशन का साइन किया था। लेकिन तब तक के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पार्ट जो पीओके के नाम से अभी जो जानते हैं वो उन्होंने हथिया लिया था। वो मतलब वो डिवीजन कैसे हुआ था, क्योंकि है ना इंडिया ऑलरेडी बहुत अभी लेवल की मुसीबत से आगे बढ़ ही रहा था, तो ऊपर से ये जम्मू कश्मीर का मामला उस वक्त आ गया था। तो फिर उस वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यूएन चले गए। तो यूएन चले गए तो अभी यूएन पे ये चीज उन्होंने बोला कि ये हमारा जब जम्मू कश्मीर ने हमारा साइन कर लिया है, मतलब हमारे साथ एसोसिएशन कर लिया, तो फिर ये पाकिस्तान ने उससे हथियार लिया। फिर वो बात चली, लेकिन यूएन का पता ही है कि डिसीजन कैसा है। फलस्तीन इसराइल का इशू चल रहा है वो सॉल्व नहीं कर पाती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे चाइना का दूसरे की टेरिटरी में एक्सपेंशन करना, वो मतलब यूएन सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन वो काम वैसे कर नहीं पाती जैसे वो उसका मतलब मोटिव है। ठीक है, वो तुम जब पढ़ेंगे देखने इंटरनेशनलाइजेशन तब वो देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या है हमारा कि हमें सिलेबस अंडरस्टैंड करना है, यूपीएससी की सिलेबस में है क्या, ठीक है। और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है, फिर स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया है ना, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट के अंडर में क्या क्या इनिशिएटिव ली गई, मतलब कौन कौन हमारा, फिर आईसीटी रिवॉल्यूशन कैसे आया, फिर ये डिजिटल मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 कैसे आया, सब सब कुछ पढ़ना है इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जो भी कंट्री के अंदर हमारे हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें क्या है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कहाँ से पढ़नी, इंक्लूड 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से, ठीक है, इंक्लूड सच एज 18th सेंचुरी, सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ना है हमें, वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू भी पढ़ना है, नेशनल बाउंड्री जो उसके बाद ड्रॉ हुई थी वो भी पढ़ना है, कॉलोनाइजेशन कैसे की उन्होंने, मतलब जो यूरोपियंस हैं, डिकॉलोनाइजेशन फिर कैसे हुआ, फिर पॉलिटिकल फिलोसफर्स फिलोसफीज इमर्ज की, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इसके बारे में पढ़ना है, उनके फॉर्म्स क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या है सोसाइटी में, ये पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोसाइटी का पार्ट, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन सोसाइटी का क्या फीचर्स है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या है, मतलब इंडिया में कैसे कैसे डाइवर्स है वो पढ़ना है हमें, रोल ऑफ वुमेन पढ़ना है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है, एसोसिएटेड इश्यूज पढ़ना है, पॉवर्टी पढ़ना है, डेवलपमेंट इश्यूज पढ़ना है, अर्बनाइजेशन देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज भी पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो पढ़ना है, सोशल इंपावरमेंट पढ़ना है, कम्युनलिज्म में पढ़ना है, रीजनलिज्म में पढ़ना है, सेक्युलरिज्म में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक हमारी सोसाइटी थी। अभी यहाँ से आगे हमारी ज्योग्राफी है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी तो है ही, ठीक है। और ये वाली जो है ना, ये हमारी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी क्लास 12 की ज्योग्राफी की,
वो वाली टॉपिक है मोस्टली इसमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो की नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, साउथ एशिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो डिस्ट्रीब्यूट, वो भी पढ़ना अच्छे से। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एक्टिव, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, मतलब क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी और इंडिया में भी। अभी ये आती है फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि मेरे हिसाब से 60 to 70% वेटेज रखती है मेंस में। मेंस में इन द सेंस ज्योग्राफी पोर्शन का। इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना, अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी सुनामी के बारे में पढ़ना है हमें, वोल्केनिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है, साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और एक्सेट्रा लिखा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती है इसके अलावा। Geographical features and their location changes in critical geographical features including water bodies and ice caps, ठीक है। Geographical features और उसकी लोकेशन भी पढ़ना है, चेंजेस भी पढ़ना है। Critical geographical features including water bodies and ice caps, और इन फ्लोरा एंड फोना भी पढ़ना है, ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस हुई है और उनके वजह से जो भी इफेक्ट आया है वो पढ़ना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट पेपर 3, जिसको जीएस पेपर 2 के नाम से हम जानते हैं। पेपर 3 GS 2, ठीक है। इसमें क्या है, हमें गवर्नेंस पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन वो जो रिलेवेंट है हमारे यूपीएससी पे, पॉलिटी पढ़नी है, सोशल जस्टिस पढ़नी है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़नी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है। हिस्टोरिकल अनपिनिंग, मतलब कैसे इवॉल्व हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अनपिनिंग मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ी पता होना चाहिए, फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उसका फीचर्स क्या है, फिर उसमें अमेंडमेंट क्या हुए, फिर सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शंस हमें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए यूनियन स्टेट के बारे में, उसके इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के उसकी वजह से, क्योंकि यूनियन स्टेट है तो फिर इसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर जो सेटअप हो रहा है इंडिया में, मतलब है सेटअप है, उसमें चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं। फिर डिवोल्यूशन ऑफ पावर और फाइनेंस से जो लोकल लेवल तक जाती है उसमें क्या चैलेंजेस हैं, कहाँ तक डिवोल्यूशन हो पा रहा है पावर का, है ना वो। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिडेशन मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूट, अगर सेपरेशन ऑफ पावर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जो हो रही है उसमें क्या डिस्प्यूट है, उनके रिलेशन मैकेनिज्म में क्या है, फिर इंस्टीट्यूशन क्या है जहाँ पे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करना अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे लास्ट ईयर आया था इंडियन प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड टॉपिक था, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी करंट अफेयर में वो ध्यान रखना है बस ज्यादा, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा नहीं जा सकता। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है उसके बारे में, फंक्शनिंग पढ़नी है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस पढ़नी है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस पढ़नी है, एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब एंड जुडिशियरी, ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है, फंक्शनिंग पढ़नी है, किसकी, एग्जीक्यूटिव की और जुडिशियरी की। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट भी पढ़नी है, प्रेशर ग्रुप भी पढ़नी है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन भी पढ़नी है, देयर रोल इन द पॉलिटी भी पढ़नी है, ठीक है। साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी पढ़नी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ RPA 1951 को, है ना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है ना, तब से क्या हो रहा है कि अगर कोई MP है ना कॉन्विक्ट होती है ना, मतलब कॉन्विक्ट होते हैं, तो उनको पार्लियामेंट से उनकी मेंबरशिप तुरंत ही रद्द कर दी जाती है। अब वो अपील करे या नहीं करे, जब तक वो ऑर्डर नहीं आती तब तक उनको मेंबरशिप, उसके साथ साथ अगर वो उतने दिन, मतलब इलेक्शन भी उस सीट पे हो जाती है, मतलब वो सीट वैकेंट एज्यूम की जाती है, तो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर नोटिफिकेशन इशू करेगा, फिर वहाँ पे इलेक्शन हो गया ऐसा। तो क्योंकि अभी एक MP के साथ ये हुआ है, क्योंकि उसने कुछ कमेंट कर दिया था 2019 के इलेक्शन में,
तो उसकी वजह से ये टॉपिक हॉट टॉपिक बन गया है, तो इसको जरूर कवर करना। 2023 के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी नेक्स्ट आगे का है, अपॉइंटमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, पावर उनकी क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो अभी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप एक लॉ बनाओ, उसमें आप अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन की कैसे होनी चाहिए, उसके मतलब आप एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट ना होगी, अब स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सीजीआई प्लस पीएम ऑफ इंडिया प्लस अपोजिशन लीडर, ठीक है, अपोजिशन लीडर की एक कमेटी बनाई। ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे अभी टेम्पोररीली, जब तक कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती। तो इसमें और उसके पावर्स क्या है, फंक्शन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की पढ़ना जरूरी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी इस वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हॉट टॉपिक है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज भी पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जनरली होती है वो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज होती है, ठीक है। उनमें मतलब वो भी पावर होता है, क्योंकि वो सिविल केसेस हैंडल कर सकते हैं, जो भी उनको पावर मिली है उसके रिलेटेड। स्टैट्यूटरी मतलब जो भी बॉडीज है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज है, इसके बारे में पढ़नी है हमें, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़नी है, ठीक है। उसके इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी पढ़नी है हमें अच्छे से, ठीक है। उनकी इंटरवेंशन डेवलपमेंट के लिए जो होती है, और डेवलपमेंट कहाँ पे वेरियस सेक्टर्स में, वो भी पढ़नी है। उससे जो इश्यूज होती है, क्योंकि डेवलपमेंट करेंगे कहीं सेक्टर में तो उससे कुछ इश्यूज भी अराउज हो, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज होती है, मतलब किसी के लिए पॉजिटिव होता है, किसी के लिए नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव होता है वो इशू, वही तो इशू रिजॉल्व करना है बेसिकली, कोई इश्यूज होती है और जिनके लिए हो रहा है उनके लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस एक होती है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री होती है। तो डेवलपमेंट प्रोसेस तो स्लो प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री कौन सी होती है? तो ये क्या है कि डेवलपमेंट है ना, मतलब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब एक दिन में कोई चीज डेवलपमेंट नहीं होती। और डेवलपमेंट इंडस्ट्री मतलब जो पार्ट लेती है डेवलपमेंट प्रोसेस में, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका आता है? एनजीओ का आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का आता है, वेरियस ग्रुप्स का आता है, एसोसिएशन का आता है, डोनर्स का आता है, चैरिटीज का आता है, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स का आता है, जो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं। अभी नेक्स्ट है यहाँ से सोशल जस्टिस का, ठीक है। सोशल जस्टिस वाली टॉपिक स्टार्ट हो रही है अभी। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। वल्नरेबल सेक्शन की हो गई, माइनॉरिटी हो गई, एससीज हो गए, एसटीज हो गए, वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, है ना, ये सब सेंट्रल स्टेट दोनों के द्वारा लिया जाता है, स्टेट सेंटर के द्वारा, स्टेट के द्वारा। परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्कीम मतलब वो स्कीम जो इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ साल पहले, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, या अभी कोई इम्प्लीमेंट करना है स्कीम नया, तो इस तरह का कोई पुराना स्कीम किया गया था क्या, उसका क्या इफेक्ट था, अगर वो अच्छा था तो ये फिर ये क्यों लाया जाएगा, वो अच्छा नहीं था तो इसलिए ये लाया जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर मैकेनिज्म लॉ इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंड बेटरमेंट ऑफ दिस, मतलब क्या क्या मैकेनिज्म है, लॉज है, इंस्टीट्यूशंस है, बॉडीज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वल्नरेबल सेक्शन जो है उनको बनाया गया है, ठीक है, उनके बेटरमेंट के लिए। इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब इनसे रिलेटेड जो भी है ना, हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, उनको डेवलपमेंट और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज एराइज हो रही है इस सेक्टर में, वो कैसे ओवरकम किया जा सकता है। नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, पॉवर्टी से रिलेटेड क्या इश्यूज है, हंगर से रिलेटेड क्या इश्यूज है, वो देखना हमें। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है।
गवर्नेंस के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ट्रांसपेरेंसी के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, अकाउंटेबिलिटी के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। देखो मुझे इसकी हिंदी मीनिंग किसी के नहीं पता, मुझे मतलब क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ तो मुझे इंग्लिश ही आती है, इनके एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं आती है। पॉवर्टी का मतलब गरीबी मुझे पता है, हंगर का मतलब भूखमरी मुझे पता है, लेकिन गवर्नेंस का मतलब एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, तो अब गलत नहीं बताऊंगा ये, मतलब मैंने सीख इंग्लिश में ही सब कुछ यूज करता हूँ, मैं बोलता हिंदी में हूँ, क्योंकि मैं उस पार्ट से इंडिया में बिलोंग करता हूँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती अच्छे से, इन द सेंस कि मुझे मतलब वर्ड्स की हिंदी नहीं आती, बोलने तो आती है लेकिन वर्ड्स की एग्जैक्टली हिंदी नहीं आती, तो मैं इंग्लिश में ये वर्ड बोल लूंगा अभी, ठीक है। ई गवर्नेंस की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, उसकी एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, मॉडल्स क्या हो सकती है, सक्सेसेस, लिमिटेशंस, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस, ये है ना कीवर्ड है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ये सब है ना, सब कीवर्ड सब है, सब आंसर भी जरूर यूज करना, मतलब जहाँ जहाँ पे यूज हो सकता है अदर्स में। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विस क्या होती है डेमोक्रेसी में, ये इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आ गए, ठीक है, इंटरनेशनल आईआर का पार्ट है, इंडिया और उसके नेबर्स की क्या रिलेशन है, ठीक है, बायलैटरल रिलेशन इंडिया का किस किस देश के साथ है, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग कौन कौन सी है जिसका पार्ट है इंडिया, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट किसी के बीच में हुई है या इंडिया ने किसी के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, अगर वो किया है तो उसके इंडिया पे क्या इंटरेस्ट है या इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। Effect of policies or politics of developed and developing countries on India's interest and Indian diaspora, मतलब कोई पॉलिसी बनाई जा रही है डेवलप या डेवलपिंग नेशन के द्वारा, या पॉलिटिक्स हो रही है कोई डेवलप या डेवलपिंग नेशन के द्वारा इंडिया के इंटरेस्ट में, इंडियन डायस्पोरा से रिलेटेड, तो उसको भी पढ़ना है हमें। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी पढ़नी है, उसकी एजेंसी भी पढ़नी है, फोरा भी पढ़नी है, और देयर स्ट्रक्चर और मैंडेट भी पढ़नी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है पेपर 4, इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा हो गया है इसमें, ठीक है, मतलब ज्यादा लंबी वीडियो बनने की फिर।